नमस्कार दोस्तों, उजाला कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं जो आरबीएसई कक्षा 11 भूगोल का जो टॉपिक है, जो कि अभी नया ऐड किया गया है। यह टॉपिक आपको 6th क्लास में मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा डिटेल में पढ़ना है तो कक्षा 11 की बुक में पढ़ें। वायुदाब की पेटियाँ एवं पवनें, और अगले टेस्ट के लिए भी यह टॉपिक दिया गया है। तो टेस्ट 3 जारी है आरबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित। और अगर कोई कैंडिडेट अच्छे से मेहनत कर रहा है और टेस्ट सीरीज का लुत्फ लेना चाहता है तो आप जब चाहें टेस्ट सीरीज में ऐड हो सकते हैं। इसके लिए आपको लास्ट में जो टेस्ट सीरीज है तो व्हाट्सअप नंबर वो आपको जमा उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो चलिए अपना समय नाम बर्बाद करते हुए आरबीएसई कक्षा 11 की भूगोल की जो 13वां टॉपिक है वायुदाब की पेटियाँ एवं पवनें अपन शुरू करते हैं। तो इसमें दोस्तों एक बात का ध्यान रखना कि इसके अंदर जो मेन चीज़ें हैं वो हम आपको नोट डाउन करवाते चलेंगे। आप चाहो तो उनको एक रजिस्टर के अंदर नोट भी कर सकते हैं, जो एक नोट्स के रूप में तैयार हो जाएगा। तो किसी से अपने को नोट्स वगैरह किसी से कोई खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप आरबीएसई पाठ्यक्रम पढ़ें और उस वही एक नोट्स है। तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी तल से हजारों किलोमीटर ऊपर तक फैला वायुमंडल पृथ्वी तल पर दबाव या दाब उत्पन्न करता है। पृथ्वी तल के नज़दीक वायुदाब सर्वाधिक मिलता है और ऊपर जाने पर वायुदाब कम होता है। तो ये बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि जो धरातल है ना, हमारा धरातल के बिल्कुल नज़दीक, यानी कि धरातल पर जो वायु का प्रेशर है, वायुदाब है, वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा है। और जैसे जैसे वायुमंडल ऊपर की तरफ जाते हैं तो वायुदाब का प्रेशर जो है, वायुदाब जो है वो बहुत नॉर्मल हो जाता है, कम होता है। आगे लिखा है कि ऊपर जाने पर वायुदाब कम होता है। वायुदाब तथा पवन जलवायु के ऐसे महत्वपूर्ण तत्व हैं जो इसके अन्य तत्वों को गहराई से प्रभावित करते हैं। वायुदाब और पवन जलवायु के ऐसे महत्वपूर्ण तत्व हैं, दो तत्व बताए महत्वपूर्ण, वायुदाब और पवन, जो सर्वाधिक सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं किसको, जलवायु को। नेक्स्ट है कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल व्याप्त है, जो अनेक गैसों से निर्मित हजारों किलोमीटर मोटा आवरण है। हमारी पृथ्वी के जो चारों तरफ जो गैसों का आवरण है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं, ये तो नॉर्मल सी बात हम पढ़ते ही आए हैं शुरुआत से कि वायुमंडल पर्यावरण किसे कहते हैं या वायुमंडल किसे कहते हैं। तो वायु के एक आवरण को, जो गैसों का एक आवरण होता है, उसी को हम वायुमंडल या पर्यावरण भी कहते हैं। यह गैसीय आवरण धरातल पर दबाव डालता है, जिसे वायुदाब कहते हैं। तो यही एक गैसों का एक आवरण होता है जो वायुदाब के ऊपर, जो धरातल के ऊपर दबाव डालता है, इसे हम वायुदाब कहते हैं। यहाँ पर वायुदाब की परिभाषा दी गई है, तो इस चीज़ को आप चाहो तो इसको इसी प्रकार से इसी रूप में नोट कर सकते हैं कि गैसों से निर्मित हजारों किलोमीटर मोटा आवरण है। यह गैसीय धरातल पर दबाव डालता है, जिसे वायुदाब कहते हैं। संक्षेप में वायुमंडलीय अर्थ है किसी दिए गए स्थान व समय पर किसी हवा के स्तंभ का भार। नेक्स्ट है वायुदाब की खोज सर्वप्रथम ग्यूरिक ने की थी। तो यह महत्वपूर्ण पॉइंट है कि वायुदाब की खोज सर्वप्रथम, ये एक क्वेश्चन भी यहाँ पर आ सकता है, जो कि 1651 में इन्होंने डेफिनेशन दी थी कि वायुदाब किसे कहते हैं। तो किसने वायुदाब की खोज किसने की थी सर्वप्रथम, ग्यूरिक ने की थी 1651 में। नेक्स्ट है कि किसी स्थान का वायुदाब निरंतर परिवर्तन होता है। वायुमंडल में दाब सब जगह और सारे समय समान नहीं रहता। यह वायुदाब वायु ताप द्वारा नियंत्रित होता है। तो वायुमंडल जो है वो किसके द्वारा नियंत्रित होता है, ताप द्वारा नियंत्रित होता है। वायु ताप यानी कि हवा का जो तापमान है उसके द्वारा नियंत्रित होता है। अधिक ताप पाकर वायु फैलती है, जिससे घनत्व में कमी आती है। जहाँ पर वायु का ताप अधिक होगा वहाँ पर वायु फैलती है। और घनत्व क्या होता है, घनत्व हम समझ लेते हैं भी। जैसे अपन ज्योग्राफी में वैसे पढ़ते हैं कि राजस्थान का घनत्व कितना है, जनसंख्या घनत्व कितना है ना। तो घनत्व क्या होता है कि जैसे इतने सारे व्यक्ति हैं, मान लो ये हवा के कण है, मान लीजिए। अब इसके अंदर देखो हवा के कण का ज़्यादा घनत्व है, और इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए अब घनत्व कौन सा ज़्यादा है, ये वाला ज़्यादा है। यहाँ पर जनसंख्या मतलब उस चीज़ की संख्या ज़्यादा हो और क्षेत्रफल कम हो तो उसे हम अधिक घनत्व कहते हैं। और इसी प्रकार से ये वायु घनत्व होता है। नेक्स्ट देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण के कारण धरातल के निकट वायु ऊपर वायुमंडल की अपेक्षा अधिक संघन होती है। गुरुत्वाकर्षण के कारण देखिए कि हमने बताया कि धरातल के ऊपर सर्वाधिक वायुदाब रहता है। तो वो वायुदाब रहने का कारण क्या है, धरातल के ऊपर क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही वायुदाब सर्वाधिक पाया जाता है। अधिक ऊंचाई एवं वायु अपेक्षाकृत विरल होती है, इसलिए पर्वतों अथवा पठारों पर मनुष्य को अपेक्षाकृत मात्रा में ऑक्सीजन के लिए अधिक बार सांस लेनी पड़ती है। इस कारण पर्वतारोहियों को ऑक्सीजन की सिलेंडर ले जाना पड़ता है। तो यहाँ पर एक बहुत ही समझने वाली बात आई है कि जैसे
पर्वत चोटियाँ होती है, ऊंची ऊंची पर्वत चोटियाँ होती है, वहाँ पर वायुदाब का प्रेशर कम होता है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑक्सीजन की कमी होने के कारण जो बड़ी बड़ी पर्वत चोटियाँ हैं, जो ऊंची ऊंची पर्वत चोटियाँ हैं, तो उन पर जो लोग चढ़ते हैं तो उनके पास ऑक्सीजन के सिलेंडर ले जाना अति आवश्यक होता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन का जो एक प्रेशर कह सकते हैं या ऑक्सीजन का एक मंडल कह सकते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? धरातल के आसपास ही पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, वायुदाब के क्षैतिज वितरण की अपेक्षा उसका ऊर्ध्वाधर वितरण अधिक महत्वपूर्ण होता है। मौसम विभाग में वायु का दाब अध्ययन जलवायु अथवा मौसम के नियंत्रक के रूप में किया जाता है। वायुदाब में होने वाला थोड़ा परिवर्तन भी मौसम को प्रभावित करता है। मौसम के अन्य तत्व जैसे बादल, वर्षा, तूफान, आंधी तथा पवन इत्यादि वास्तव में वायुदाब से ही नियंत्रित होते हैं। अतः मौसम के पूर्वानुमान में वायुदाब का विशेष महत्व है। वायुदाब मापने की अधिक प्रचलित इकाई कौन सी है? यहाँ पर एक पॉइंट आया, आप इसको नोट कर लीजिए कि वायुदाब मापने की अधिक प्रचलित इकाई कौन सी है? मिलीबार, एमबी भी बोल सकते हैं इसको। तो ये क्वेश्चन बनता है, इसको आप नोट कर सकते हैं। इसका अर्थ क्या है? 1 मिलीबार का अर्थ है 1 वर्ग सेंटीमीटर पर 1 ग्राम भार का बल, यानी कि 1 वर्ग सेंटीमीटर के ऊपर 1 ग्राम जो भार है उसका बल कितना ज़्यादा है, तो इसका अर्थ ये होता है मिलीबार का अर्थ। तापमान, जलवाष्प, जो समुद्र से ऊंचाई, गतिक कारक आदि वायुदाब को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। नेक्स्ट है, अब जो मेन चीज़ें हैं यहाँ से हम नोट डाउन भी करते चलेंगे और आपको मेन चीज़ें जो बताते रहेंगे। तो ये जो हमने पढ़ा ये तो था बेसिक इसके बारे में कि वायुदाब के बारे में और वायुमंडल के बारे में हमने पढ़ा। वायुदाब प्रभावित किससे होता है? सबसे ज़्यादा वायुताप से प्रभावित होता है। और वायुदाब सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता है? धरातल के आसपास पाया जाता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि वायुदाब तथा पवनें। वायुदाब एवं पवन संचार का घनिष्ठ संबंध है। वायुदाब में अंतर ही पवनों की उत्पत्ति का कारण होता है। कि पवनों की उत्पत्ति का कारण क्या होता है? कि वायुदाब में अंतर। अब अंतर वायुदाब में क्या होता है कि धरातल के ऊपर जैसे जैसे जितना ज़्यादा ऊपर जाएंगे तो वायुदाब कम होगा, और जो वायुदाब अधिक होगा वो धरातल पर होगा। ये हमने 3 बार बात बता दी, इसको नोट कर लेना। वायुदाब का अंतर वर्षा और तापमान को भी प्रभावित करता है। पवनों द्वारा निम्न अक्षांशों और उच्च अक्षांशों के मध्य ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, जिससे अब ये चीज भी नोट करने वाली है कि पवनों द्वारा निम्न अक्षांशों और उच्च अक्षांशों के मध्य ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, जिससे अक्षांशीय ताप संतुलन बनाए रखने में सहायता मिलती है। पवनों के द्वारा महासागरों से महाद्वीपों को आर्द्रता पहुंचाई जाती है, जिससे वर्षा संभव होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि वायुदाब की पेटियों के बारे में पढ़ना है हमने। मेन चीज़ है यहाँ पर, आप इसको आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो मेन चीज़ें आएंगी, तो वो आप नोट करते रहना, हम आपको बताते रहेंगे। और जहाँ पर आपको खुद को भी लगे तो आप अपने हिसाब से वो नोट कर सकते हैं। वायुदाब पेटियों के निर्धारक का प्रमुख आधार तापमान तथा पृथ्वी को एक ही प्रकार का धरातल, स्थल या जल मानकर ये पेटियाँ निश्चित की गई है। अतः ये पेटियाँ अत्यधिक साधारणीकृत हैं। भूमंडल पर वायुदाब के कारकों की भिन्नता के कारण वायुदाब का विषम वितरण होना स्वाभाविक है। वायुदाब को 7 पेटियों में, नेक्स्ट पेज है, वायुदाब को 7 पेटियों में प्रदर्शित किया गया है। वैसे तो वायुदाब को 7 पेटियों में प्रदर्शित किया गया है। पृथ्वी तल पर निम्नलिखित वायु पेटियां प्रत्येक गोलार्ध में पाई जाती है। अब पृथ्वी के ऊपर जो वायु पेटियां पाई जाती है वो कौन कौन सी है? वो 4 पेटियां हैं, तो उनका हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहली है भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी, जिसको डोलड्रम कहते हैं। याद रखना, ये डोलड्रम क्या है? भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी। जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के आसपास जो निम्न दाब वायुदाब पाया जाता है उस पेटी को डोलड्रम भी कहते हैं। नेक्स्ट है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी, उच्च दाब पेटी। और एक है उप ध्रुवीय निम्न दाब पेटी, और एक फिर है ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। तो इसको हम समझेंगे कि जो देखिए ये मान लीजिए कि धरातल है और यह है भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्र में कौन सा वायुदाब पाया जाता है? जो पेटी पाई थी भूमध्य रेखीय, यानी भूमध्य रेखा होगी। भूमध्य रेखा के आसपास में जो वायुदाब है वो कौन सी? निम्न वायुदाब पेटी है। और इसके अलावा उपोषण, यहाँ पर है उपोषण थोड़ा सा इधर भी, और उत्तरी, यानी कि ये कौन सा है? उत्तरी, और ये कौन सा है? दक्षिणी। उत्तर और दक्षिणी जो अक्षांश है वहाँ पर थोड़ा सा इधर की तरफ जाने पर कौन सा वायुदाब है? कौन सी वायुदाब पेटी है? उपोष्ण कटिबंधीय वायुदाब पेटी। यहाँ पर कौन सी है? उपोष्ण कटिबंधीय वायुदाब पेटी।
उपोष्ण कटिबंधीय उच्च उच्च दाब पेटी है, यहाँ पर उच्च दाब पेटी है, और मध्य में क्या है, निम्न दाब पेटी है। फिर है उप ध्रुवीय निम्न पेटी, तो यहाँ पर दोनों तरफ जाएंगे, इस यहाँ भी और यहाँ भी। तो यहाँ पर कौन सी पेटी है, उप ध्रुवीय निम्न दाब पेटी। और उसके बाद ध्रुव आ जाते हैं ना, यहाँ पर ध्रुव है, तो ध्रुवों पर कौन सी पेटी है, उच्च दाब पेटी। तो यहाँ पर उच्च दाब पेटी है, यहाँ पर, यहाँ भी। नेक्स्ट देखते हैं भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी। अब सबसे पहले जो हमने पढ़ा उसके बारे में देखते हैं। देखिए कि इस पेटी का विस्तार भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य है। मान लीजिए कि ये धरातल है, ये भूमध्य रेखा आ गई, और इसके 5 डिग्री उत्तर में और 5 डिग्री दक्षिण में, इस वाले भाग में कौन सी वायुदाब पेटी है, भूमध्य रेखीय, यानी ये होगी 5 डिग्री, है ना, 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण, ये 5 डिग्री दक्षिण आ गया। तो दोनों भागों में जो वायुदाब पेटी पाई जाती है वो कौन सी है, निम्न दाब पेटी। यहाँ वर्ष भर सूर्य की सीधी किरणें पड़ने के कारण तापमान सदैव ऊंचा तथा वायुदाब कम रहता है। मेन चीज है यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं, ये इसका मतलब विस्तार बता सकते हैं कहाँ पर है। और फिर यहाँ पर वर्ष भर सूर्य की किरणें पड़ने के कारण तापमान सदैव ऊंचा तथा वायुदाब कम रहता है। वर्ष भर सूर्य की किरणें पड़ती है, तो जिसके कारण यहाँ पर वायुदाब कैसा रहता है, कम रहता है, और तापमान कैसा रहता है, तापमान उच्च रहता है, क्योंकि सूर्य की किरणें जहाँ पर लंबवत पड़ेंगी वहाँ पर वायुदाब सर्वाधिक पाया जाता है, और वायुदाब का प्रेशर यहाँ पर कैसा पाया जाता है, कम है। नेक्स्ट है, यहाँ वायुमंडल में जलवाष्प की अधिकता रहती है तथा वायु का घनत्व कम रहता है। अब देखिए यहाँ पर जो वायुमंडल है, वायुमंडल में कैसी है विशेषता क्या रहती है कि वायुमंडल जलवाष्प के कारण है जो वो उसकी अधिकता रहती है। यहाँ पर बारिश वाला क्षेत्र है दोस्तों, कि भूमध्य रेखा के आसपास इसी कारण वर्षात अधिक होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जलवाष्प के कारण अधिक पाए जाने के कारण यहाँ पर वर्ष भर वर्षा होती रहती है, और वायुदाब का जो घनत्व है वह कम पाया जाता है। न्यून वायुदाब क्षेत्र है यहाँ पर, इसी कारण यहाँ पर वर्षा वर्ष भर होती है। भूमध्य रेखा पर भूघूर्णन का वेग सर्वाधिक होता है, जिससे यहाँ अपकेंद्रीय बल सर्वाधिक होता है। देखिए कि भूमध्य रेखा पर घूर्णन का वेग सर्वाधिक होता है। एक चीज मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए ये धरातल है और ये इसका धरातल का मध्य भाग है। तो जैसे जैसे पृथ्वी घूमेगी तो ये मध्य वाले भाग में जो है वो गति जो है, ये वेग जो है, धरती के घूमने का जो वेग जो है यहाँ पर सर्वाधिक होता है, और जो किनारों पर होता है ना यहाँ पर न्यून होता है। क्या होता है, न्यून होता है। यानी कि मध्य वाले भाग में, यहाँ पर मध्य वाले भाग में क्या होता है, सर्वाधिक होता है, और किनारों पर जो मान लीजिए कि ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी की बाहरी परिधि है, तो यहाँ पर यहाँ वाले भाग में, बाहरी वाले भाग में अपकेंद्रीय बल जो सर्वाधिक पाया जाता है ना। नेक्स्ट देखते हैं, इस पेटी में धरातलीय, हाँ तो अब दोबारा देखते हैं, इस पेटी में धरातलीय क्षैतिज पवनें नहीं चलती, अपितु अधिक तापमान के कारण वायु हल्की होकर ऊपर उठती है और संवहनीय धाराओं का जन्म होता है। संवहनीय धाराएं किसे कहते हैं, जब दोनों तरफ से वायु आकर के फिर आपस में टकराव होने के बाद ऊपर उठती है, इस प्रक्रिया को संवहनीय धाराएं कहते हैं। इस बात का ध्यान रखना। अब संवहनीय धाराओं का सर्वाधिक निर्माण कहाँ पर होता है, वो अपने को ये पता होना चाहिए कि 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा है उसके आसपास में 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य संवहनीय धाराओं का जन्म होता है। नेक्स्ट है, इसलिए इस कटिबंध को भूमध्य रेखा शांत कटिबंध या डोलड्रम पेटी भी कहते हैं। अब डोलड्रम क्यों कहते हैं, शांत कटिबंध के कारण ही इसे डोलड्रम भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वायु का जो प्रेशर होता है ना, वायुदाब होता है, उसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता, और मूवमेंट ना होने के कारण जब दोनों मतलब इधर से भी उत्तरी अक्षांश से दक्षिण की तरफ और दक्षिण अक्षांश से उत्तर की तरफ जब हवा बहती है, दोनों हवाएं इकट्ठी होकर के ऊपर की तरफ उठ जाती है, ऐसी गति को संवहनी धाराएं कहते हैं। और इस क्षेत्र में, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में शांत कटिबंध होता है, शांत कटिबंध है, और इसी कारण इसको क्या कहते हैं, डोलड्रम पेटी भी कहते हैं। यह तापजन्य पेटी है। नेक्स्ट है, सेकंड नंबर देखते हैं, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। विषुवत रेखा के दोनों ओर 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य ये पेटियां स्थित है। यहाँ पर प्राय वर्ष भर तापमान, उच्च वायुदाब
तापमान, उच्च वायुदाब एवं मेघ रहित आकाश पाए जाते हैं। तो उपोषण यानी मैंने आपको एक बार बताया था, अब दोबारा देखते हैं वही चीज़ मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है और इसके मध्य में है भूमध्य रेखा। तो इसके 5 डिग्री तो उत्तर में, कितने डिग्री, 5 डिग्री, और 5 डिग्री इसके दक्षिण में कौन सी है, भूमध्य रेखीय निम्न पेटी, जो हमने पहले पढ़ा है ना। तो इस क्षेत्र में क्या होता है, इसमें हमने ये पढ़ा कि जो हवाएं हैं वो इस तरफ बहती है और इधर से इस तरफ बहती है। फिर दोनों का जब आपस में टकराव होता है तो दोनों के ऊपर की तरफ उठती है ना, ऊपर की तरफ उठती है, इसको क्या कहते हैं, संवहनीय धारा। क्या कहते हैं, संवहनीय धाराएं। ठीक है। और इसके बाद में अब नेक्स्ट देखें, अभी हम पढ़ रहे हैं जो उपोष्ण कटिबंधीय वायुदाब पेटी। उपोष्ण कटिबंधीय वायुदाब पेटी में क्या होता है, वो 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश में और 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 से 35 डिग्री दक्षिण अक्षांश, यहाँ पर है 30 डिग्री मान लो, यहाँ पर भी 30 डिग्री या 35 डिग्री मान लीजिए ना। तो यहाँ पर जो वायु का जो बहाव है वो किस तरफ होता है, यहाँ पर वायु का जो बहाव है इस क्षेत्रों में बाहर की तरफ यानी ध्रुवों की ओर हवाएं चलती है। किस तरफ से हवाएं चलती है, यहाँ पर ध्रुवों की ओर हवाएं चलती है। किस क्षेत्र में, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। किस क्षेत्र में, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी वाले क्षेत्र में। तो इसके बारे में अभी हम अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है, इस पेटी की मुख्य विशेषता यह है, मुख्य विशेषताओं में यह भी है कि विश्व के सभी उष्ण मरुस्थल इसी पेटी के भूमध्य महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर स्थित है। दोबारा देखते हैं कि इस पेटी की मुख्य विशेषता कौन सी है। इस पॉइंट को एक तो नोट कर लेना आप कि जो भी यह लिखा है ये क्या है इसमें, कि इस पेटी की मुख्य विशेषताओं में एक यह भी है कि विश्व के सभी उष्ण मरुस्थलीय मरुस्थल प्रदेश, मरु प्रदेश या मरुस्थलीय प्रदेश एक ही बात है, इसी पेटी में महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर स्थित है। इस बात को समझें, ये भारत की बात भी की गई है क्योंकि भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है, जो राजस्थान है हमारा, तो उस मरुस्थल क्षेत्र है वो। और इसी प्रकार से दक्षिण अफ्रीका की तरफ चले जाएं तो वहाँ पर सहारा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि जैसे ये धरातल है ना, अब धरातल के ये भूमध्य रेखा आ गई और इसके यहाँ पर 30 डिग्री मान लो। तो इस क्षेत्र में क्या होता है, इसके जो होते हैं ना महाद्वीप, महाद्वीपों के जो कौन सा क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र। तो महाद्वीप हो गए, महाद्वीप का पश्चिमी क्षेत्र कौन सा, इधर वाला। तो अपना भारत यहाँ पर है मान लो। अब भारत यहाँ पर है तो भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है वो मरुस्थलीय है। तो यहीं पर ये लाइन क्लियर करती है कि उष्ण मरु प्रदेशों में, मरु प्रदेश इसी पेटी में महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर स्थित है। फिर लिखा है वायुमंडल के ऊपरी भाग में घर्षण का अभाव होने से उत्तरी व दक्षिणी गोलार्धों में ये हवाएं क्रमशः अपने दाईं तथा बाईं ओर मुड़ जाती है। इन वायुदाब के क्षेत्रों को अश्व अक्षांश भी कहते हैं। अब देखिए, इसका कहने का मतलब ये है कि वायुमंडल में यानी कि धरातल से ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ क्या होता है, जो घर्षण की बहुत ज़्यादा कमी है। क्योंकि घर्षण कैसे होगा, घर्षण तभी होगा जब कोई ऊपर आसमान में कोई चीज़ पाई जाएगी, कोई है ही नहीं। अब पहाड़ी क्षेत्र और धरातल पर तो वायु का जो घर्षण होता है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। क्योंकि अब देखिए, हवा बह रही है, हवा बहने के बीच में कोई रुकावट आ जाए तो हवा उसको चीरते हुए जब हवा आवाज़ करेगी, वो घर्षण होता है ना, उसके साथ घिसते हुए जाएगी। तो अब वायुमंडल में ऊपर घिसने वाली कोई चीज़ ही नहीं है। इसी के यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि वायुमंडल के ऊपरी भाग में घर्षण का अभाव होने से उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्धों में ये हवाएं क्रमशः अपने दाईं तथा बाईं ओर मुड़ जाती है। ये एक भौगोलिक प्रक्रियाओं के कारण ये मुड़ जाती है। इन्हीं उच्च दाब के क्षेत्रों को अश्व अक्षांश भी कहते हैं। यह गतिजन्य पेटी है। तो यह पेटी गतिजन्य है क्योंकि इसमें गति होती रहती है। और इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो तापजन्य पेटी थी। इससे पहले वाली कौन सी थी, भूमध्य रेखीय पेटी, निम्न दाब पेटी, वो तो थी तापजन्य। ठीक है। और जो हम अभी पढ़ रहे हैं यह पेटी क्या है, गतिजन्य यानी गतिमान है ना। तो उसमें क्या था, जो पहले हमने पढ़ा था उसमें दोनों तरफ से हवाएं आती थी, दोनों उत्तरी गोलार्ध से भी और इस दक्षिण गोलार्ध से भी। फिर हवाएं दोनों आपस में टकरा करके ऊपर की तरफ बहती, जिसे संवहनीय धाराएं कहते थे। लेकिन इसमें उल्टा है। इसमें क्या है,
भौगोलिक प्रक्रियाओं के चलते जो वायु का जो बहाव क्षेत्र है वो देखिए कि दक्षिणी गोलार्ध में सॉरी माफ़ कीजिएगा, फ्लाइट मोड लगाना भूल गए थे तो बीच में किसी का कॉल आ गया था, तो इससे आपको थोड़ी सी परेशानी हुई, इसके लिए हमें भी खेद है। तो अब दोबारा देखते हैं अपन कहाँ पढ़ रहे थे। इसमें देख रहे थे, देखिए उसमें तो हमने पढ़ा था जो भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी जो है, तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो अक्षांश होता है ना, मतलब कि 0 डिग्री अक्षांश होती है, उसके 5 डिग्री इधर और 5 डिग्री इधर, इधर से वायु इधर बहती है और यहाँ से उत्तरी गोलार्ध की तरफ बहती है, दक्षिण गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की तरफ और उत्तरी गोलार्ध से दक्षिण गोलार्ध की तरफ। यहाँ पर इनका होता है टकराव होने के कारण वायु की गति ऊपर की तरफ बहती है। ऊपर की तरफ बहने के कारण इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संवहनीय प्रक्रिया कहते हैं, संवहनीय गति प्रक्रिया कहते हैं। और जो अभी हम जस्ट पढ़ रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि जो वायु का जो बहाव क्षेत्र है वो उत्तरी गोलार्ध में दाईं तरफ, यानी कि अब ये भूमध्य रेखा, तो यहाँ पर मान लो कि ये पवनें दक्षिणी की तरफ बह रही है, तो इनका बहाव किस तरफ है? इस तरफ है, यानी कि दाईं ओर। यहाँ पर ऐसी चलती है ना, इस तरफ। और दक्षिण गोलार्ध में अगर बात करें तो इस तरफ कहाँ जाती है? अपने बाईं ओर। ठीक है, ये किसकी बात कर रहे हैं अपन? जो अभी दूसरी जो पेटी पढ़ रहे हैं ना, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी, उसके बारे में। नेक्स्ट क्या लिखा है? नेक्स्ट देखते हैं उपध्रुवीय निम्न पेटी। अब ध्रुवों के आसपास में देखते हैं कि धरातल के 60 डिग्री के आसपास में क्या कुछ है। उपध्रुवीय निम्न पेटी, यह पेटी 60 डिग्री से 65 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी गोलार्धों के मध्य स्थित है। इन अक्षांशों में निम्न तापमान पाया जाता है, लेकिन यहाँ उच्च दाब के बजाय निम्न वायुदाब पाया जाता है। तो तापमान कैसा है और वायुदाब कैसा है उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले तो इसका अपने को ये पता होना चाहिए, ये बात नोट करने योग्य है, आप इसको नोट डाउन कर लेना कि ये देखिए इसका विस्तार कहाँ पर है? 60 डिग्री से 65 डिग्री। कितना? 60 डिग्री से 65 डिग्री, है ना। 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा दक्षिणी अक्षांश, यानी कि ये धरातल है, ये भूमध्य रेखा है। तो ये लास्ट में भी मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर मान लीजिए कि 60 डिग्री है ना, दोनों तरफ। ये उत्तरी गोलार्ध आ गया और ये आ गया दक्षिणी गोलार्ध, 60 से 65 डिग्री मान लो चलो। तो यहाँ पर इसका विस्तार है, किसका? उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी का। सबसे पहले अपने को विस्तार का पता होना चाहिए, उसके बाद में वहाँ पर कैसी वायुमंडल कैसा है, तापमान कैसा है, उसके बारे में पढ़ना है। तो उसके बारे में अपने को पता होना चाहिए। तो इसमें जैसे साफ लिखा है कि इन अक्षांशों में निम्न तापमान कैसा पाया जाता है? उपध्रुवीय निम्न पेटी में निम्न तापमान। लेकिन उच्च दाब और वायुदाब कैसा पाया जाता है? उच्च दाब के बजाय निम्न दाब पाया जाता है ना। उच्च दाब, यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना कि उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी में निम्न तापमान पाया जाता है और निम्न वायुदाब पाया जाता है, जिसके कारण पृथ्वी की घूर्णन गति है। जिसका कारण क्या है? पृथ्वी की घूर्णन गति। पृथ्वी की घूर्णन गति क्या है कि यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमती है ना, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के कारण यहाँ पर तापमान और वायुदाब बिल्कुल निम्न पाया जाता है ना। नेक्स्ट देखते हैं, इन क्षेत्रों में गर्म जल धाराएं चलने के कारण तापक्रम अधिक होने के से वायु भार कम पाया जाता है तथा गतिजन्य पेटी, यह भी गतिजन्य पेटी है, इसमें मूवमेंट होता रहता है। तो ये चीज भी अपने को ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर वायुदाब पेटी है कि ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। इसमें क्या लिखा है? ध्रुवों के निकट निम्न तापमान के कारण सदैव उच्च दाब रहता है। अब अपने को इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है कि ध्रुवों के आसपास में तापमान बहुत निम्न होता है और निम्न तापमान जहाँ पर होता है, जहाँ पर बहुत अत्यधिक निम्न तापमान होता है, वहाँ पर वायुदाब का प्रेशर कैसा होता है? उच्च दाब होता है ना। तो हमने देखा कि जब भूमध्य रेखा पर के बारे में हम पढ़ रहे थे, भूमध्य रेखा के आसपास क्या था? तापमान उच्च था और वायुदाब कैसा था? निम्न था। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं ध्रुवों पर, बिल्कुल पृथ्वी के बाहरी क्षेत्रों में। तो ध्रुवों पर कैसा तापमान पाया जाता है? तापमान तो यहाँ पर निम्न है, लेकिन वायुदाब कैसा है? उच्च है। दोनों गोलार्धों में स्थित ये दोनों पेटियां ताप जनित है।
इसके बारे में अपने को ध्यान रखना है, ये चीज़ नोट कर लेना कि दोनों गोलार्धों में स्थित ये दोनों पेटियां तापजनित है। यहाँ पर तापमान वर्ष भर कम रहने के कारण ध्रुवों तथा उनके निकटवर्ती क्षेत्रों का धरातल सदैव हिमाच्छादित रहता है। इसीलिए धरातल के निकट वायु अत्यधिक शीतल व भारी होती है। तो वायुदाब मतलब सीधी सी बात है कि वायुदाब क्या रहता है, यहाँ पर वायुदाब कैसा पाया जाता है, उच्च पाया जाता है वायुदाब, है ना। इसी कारण ये धरातलीय दाब संबंधी आंकड़े प्रचुर मात्रा में प्राप्त नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट देखते हैं वायुदाब का वितरण। अब मैं एक चीज आपको समझा दूं जो हमने देखा। अब देखो, ये है हमारा धरातल। सबसे जो पहले हमने पेटी पढ़ी थी भूमध्य रेखा, यह भूमध्य रेखा आ गई, ठीक है। और यहाँ पर कितने दोनों अक्षांशों के कितने कितने उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश में 5 डिग्री से, है ना, 5 डिग्री दोनों तरफ। फिर हमने पढ़ा था उपोष्ण कटिबंधीय, तो यहाँ पर मान लो उपोष्ण कटिबंधीय उत्तरी गोलार्ध में और ये दक्षिण गोलार्ध में। यहाँ पर कितनी है, 30 डिग्री से 35 बताया था, लेकिन अपन एक मोटे मोटे रूप में 30 मान लेते दोनों, है ना। तो यहाँ पर कैसा था, उच्च तापमान था और उच्च वायुदाब था और मेघ रहित आकाश पाए जाते थे, है ना। तो इसके बाद में हमने पढ़ा उपोष्ण कटिबंधीय के बाद में हमने पढ़ा उपध्रुवीय निमनदाब पेटी। यहाँ पर मान लीजिए कि उपध्रुवीय निमनदाब पेटी है ना, तो यहाँ पर कितना कितना था, 60 डिग्री से, ठीक है, दोनों तरफ कितना था, 60 डिग्री। अब इस तरफ क्या था, तापमान कैसा था और वायुदाब कैसा था, तापमान निम्न था और वायुदाब भी क्या था, निम्न था। किसमें, तीसरी जो हम पेटी पढ़ रहे थे उपध्रुवीय निम्न पेटी, उसके बारे में हमने पढ़ा ध्रुवों पर। ध्रुवों पर तापमान कैसा है, निम्न तापमान है, 0 डिग्री, है ना, 0 डिग्री इधर और 0 डिग्री दक्षिण गोलार्ध। यहाँ पर तापमान कैसा था, निम्न तापमान, और वायुदाब कैसा था, उच्च वायुदाब, यानी कि वायु का जो प्रेशर है वो क्या था, उच्च था। ये हमने पढ़ा अभी तक। और अब हम देखते हैं वायुदाब का वितरण। मानचित्रों पर वायुदाब को समदाब रेखाओं द्वारा दर्शाया गया है। तापमान की भांति वायुदाब के लिए भी वर्ष के 2 महीने जनवरी और जुलाई चुने जाते हैं। तापमान और वायुदाब के लिए कौन कौन से महीने अनुकूल माने गए हैं, जनवरी और जुलाई। इसमें सबसे अधिक और न्यूनतम और सर्वाधिक उच्च तापमान के बारे में अच्छे से आंकड़े अर्जित किए जा सकते हैं। तो देखिए जनवरी में वायुदाब की स्थिति क्या है। जनवरी में वायुदाब की स्थिति दर्शाई गई है। इस समय सूर्य दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा पर लगभग लंबवत चमकता है। इस कारण यहाँ तापमान अधिक तथा वायु भार कम होता है। निम्न वायुदाब के कारण दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के आंतरिक भागों में उत्तरी गोलार्ध में विकसित उपोष्ण उच्च दाब महाद्वीपों पर पाए जाते हैं। अब देखिए इसमें मैं आपको समझाता हूं कि धरातल, ठीक है, ये आ गई भूमध्य रेखा, ये आ गई कर्क रेखा और ये आ गई मकर रेखा। अब सूर्य क्या है, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य वाले भाग में कितना, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य वाले भाग में विचलन करता रहता है। कभी सूर्य प्रकाश इस तरफ जाता है उत्तरायण और कभी जाता है दक्षिणायन, ठीक है। अब भूमध्य रेखा से पहले तो उत्तरायण, फिर बीच में वापिस आकर फिर दक्षिणायन, ठीक है। ये तो है सूरज की मतलब प्रकाश की जो गति है, ये किस कारण होती है, धरातल मूवमेंट करता है इसी कारण, है ना। अब ये अपने को पता है, लेकिन अब इसमें ये हम पढ़ रहे हैं कि इस समय यानी कि जब मकर रेखा के ऊपर सूरज चमकता है, यहाँ पर मान लीजिए कि ये सूरज का प्रकाश पड़ रहा है ना, किस पर, मकर रेखा पर। ये मकर रेखा है, ये कौन सी रेखा है, मकर, और ये कौन सी रेखा है, करक। तो हम बात कर रहे हैं मकर रेखा की। जब मकर रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है उस समय इस वाले क्षेत्र में ना, इस क्षेत्र में क्या होता है, तापमान उच्च होता है। कैसा तापमान पाया जाता है, उच्च तापमान, तथा वायु भार क्या होता है, कम होता है। 0 डिग्री भूमध्य रेखा से मकर रेखा पर जब सूरज लंबवत चमकता है, इस समय तापमान अधिक और वायु भार कम पाया जाता है, ठीक है। और इसका क्षेत्र कौन कौन से आगे, ये भी हम आपको बता देते हैं। ये भूमध्य रेखा है और भूमध्य रेखा में यहाँ पर तो आ जाता है अमेरिका, सॉरी,
यहाँ पर अमेरिका है और यहाँ पर साउथ अफ्रीका है, और साउथ अफ्रीका और यहाँ पर आ जाता है ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर अपना भारत आ जाता है ना। तो ये देखो इतना इतना भाग की बात की गई है इसने, इस वाले भाग की बात की गई है। ये अमेरिका यहाँ तक है। तो ऑस्ट्रेलिया वाले क्षेत्र में ना, इधर वाले क्षेत्र में तापमान कैसा पाया जाता है, उच्च तापमान होता है। इसी की बात जस्ट हम पढ़ रहे थे। ये देखिए कि निम्न वायुदाब के क्षेत्र दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया के आंतरिक भागों में है। उत्तरी गोलार्ध पूर्णतः उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र महाद्वीपों पर पाए जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर हम इस प्रक्रिया को बिल्कुल साफ समझ सकते हैं। यहाँ से देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, ध्यान रखना। अब देखो ये तो है अपना इंडिया, यहाँ पर इंडिया है, और ये आ गया अफ्रीका, ठीक है, और ये आ गया दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, और यहाँ पर आ गया ऑस्ट्रेलिया। अब देखो भूमध्य रेखा कहाँ पर है, भूमध्य रेखा है ये रही 0 डिग्री भूमध्य रेखा यहाँ पर है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना 0, यहाँ से देख सकते हैं हम। अब यहाँ से हम बिल्कुल स्पष्ट समझ सकते हैं कि तापमान उच्च, क्योंकि अब इन दिनों में क्या है, ये तो आ गया उत्तरी गोलार्ध और ये आ गया दक्षिणी गोलार्ध। ध्यान रखना इस चीज़ को, ध्यान से समझना, उत्तरी गोलार्ध और ये है दक्षिणी गोलार्ध। अब सूरज किस तरफ चमक रहा है, मकर रेखा पर, यहाँ पर है मान लीजिए मकर रेखा, ठीक है, और मकर रेखा पर जब सूरज लंबवत चमकता है, यहाँ पर सूरज का प्रकाश इस तरफ पड़ रहा है, मकर रेखा पर है ना, मकर रेखा पर सूरज का प्रकाश पड़ रहा है, तो गर्मी किस क्षेत्रों में होगी, उत्तरी गोलार्ध में होगी कि दक्षिण गोलार्ध में होगी, क्योंकि सूरज का प्रकाश तो दक्षिण गोलार्ध में पड़ रहा है, दक्षिण गोलार्ध में पड़ रहा है। तो यहाँ बड़े क्षेत्र में ये दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, इस क्षेत्रों में क्या होगा, तापमान उच्च और वायुदाब कैसा होगा, निम्न वायुदाब होगा, है ना। वायु भार कम होगा, देखिए तापमान अधिक और वायु भार कम होता है। नेक्स्ट देखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी ये बात कि जुलाई में वायुदाब की स्थिति कैसी होती है। ये देखते हैं। अब हमने जनवरी के बारे में पढ़ा। जनवरी में क्या होता है, जनवरी के महीने में सूरज किस तरफ जाता है, सूरज का प्रकाश मकर रेखा पर पड़ने के कारण मकर रेखा वाले क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया की तरफ तापमान उच्च होता है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में उसके विपरीत होता है। उत्तरी गोलार्ध में अब देखो, अब जनवरी चल रही है, हम उत्तरी गोलार्ध में हैं, तो हमारे क्षेत्र में देखो भी तापमान अधिक है कि न्यून है, तो कम तापमान है, अपने को पता सर्दी है, यही कारण है। ये अभी हमने पढ़ा। अब देखते हैं जुलाई में वायुदाब की स्थिति। जुलाई में सूर्य उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। यह खिसकाव एशिया में सर्वाधिक होता है। ये बात समझने वाली है। एक सेकंड, हाँ ये देखो, जुलाई में सूर्य उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। पहले तो हमने मकर रेखा पर पढ़ा जनवरी में, लेकिन जुलाई महीने में सूर्य कहाँ पर चमकता है, कर्क रेखा पर। इस बात को नोट कर लेना आप, कर्क रेखा पर चमकता है। यह खिसकाव एशिया में सर्वाधिक होता है। तो हमारा जो महाद्वीप है वो कौन सा है, एशिया। तो एशिया वाले क्षेत्र में खिसकाव सर्वाधिक होता है। किसका, सूरज का लंबवत चमकना किस क्षेत्र में सर्वाधिक होता है, एशिया वाले में। अब भारत किन अक्षांशों के मध्य है, 8 डिग्री से 31.5 डिग्री है ना। तो इसमें से अब अपने को पता है कि भारत किन अक्षांशों के मध्य है। और जब जुलाई में सूरज उत्तरायण होता है, उत्तरी गोलार्ध में आता है सूरज का प्रकाश सर्वाधिक, तो इस समय क्या होता है, 8 डिग्री से 37 डिग्री, सॉरी, भारतीय जो भारत किन अक्षांशों के मध्य 8 डिग्री से 37 डिग्री, आपने पढ़ा होगा, बाकी चेक कर लेना, मैं मोटे मोटे रूप में बता रहा हूँ। तो इसमें क्या है, इस समय सूर्य मकर रेखा पर चमकता है। मकर रेखा पर चमकने के कारण यह स्थिति कहाँ पर पैदा होती है, मध्य एशिया में या एशिया वाले क्षेत्रों में। उत्तरी गोलार्ध में स्थल के अधिक गर्म हो जाने के कारण वहां निम्न वायुदाब का क्षेत्र विकसित हो जाता है। देखिए धरातल अत्यधिक गर्म हो जाता है, यहाँ पर धरातल तो गर्म हो जाता है। धरातल गर्म होने के कारण वायुदाब होता है, वो क्या होता है, निम्न वायुदाब। तापमान उच्च होगा तो वहां पर निम्न वायुदाब होगा। ध्यान रखना ये बात को, दोनों विपरीत है।
जहाँ पर तापमान उच्च होगा वहाँ पर वायुदाब कैसा होगा, निम्न होगा। जहाँ पर वायुदाब मतलब उच्च होगा तो वहाँ पर तापमान कैसा होगा, निम्न। ये तापमान के कारण ही होता है, जहाँ पर तापमान उच्च वायुदाब निम्न, जहाँ तापमान निम्न वायुदाब उच्च होगा। ये देखिए कि निम्न वायुदाब का क्षेत्र विकसित हो जाता है, दक्षिण गोलार्ध में उच्च वायुदाब की पेटी विकसित होती है। यहाँ पर स्थिति ओपोजिट बनती है, जो हमने अभी देखा। अभी हम आपको यहाँ पर इस मैप के अकॉर्डिंग समझाते हैं। ये देखिए, अब ध्यान पूर्वक समझना। ये देखो, ये तो है हमारी भूमध्य रेखा, ठीक। एक सेकंड, इसका कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। वाइट। अब देखो, ये तो है भूमध्य रेखा, भूमध्य 0 डिग्री भूमध्य रेखा। लेकिन अब बात हम किसकी बात करें, सूर्य कहाँ पर सूरज का प्रकाश पड़ता है, इस क्षेत्र में, ठीक है। और पहले हमने बात की थी मकर रेखा पर। ये मकर रेखा इस वाला क्षेत्र है मकर, और ये है कर्क रेखा वाला क्षेत्र, है ना। अब सूरज का प्रकाश यहाँ पर पड़ रहा है, यहाँ पर सूरज का प्रकाश पड़ने के कारण यहाँ पर गर्मी अधिक होगी, गर्मी अधिक होगी मतलब तापमान उच्च है, और वायुदाब कैसा होगा, निम्न। लेकिन इन दिनों जब सूरज उत्तर में चमकेगा तो मकर रेखा पर स्थिति कैसी बनेगी, यहाँ पर तापमान कैसा होगा, तापमान निम्न होगा, और वायुदाब कैसा होगा, उच्च होगा। ध्यान रखना, है ना। यही तो मेन चीज़ थी आपको समझने वाली, बस मेन यही पॉइंट है। इस पॉइंट को अगर हमने ध्यान से देख लिया तो समझ लीजिए कि वायुदाब वाला पॉइंट ही हमारा पूरा समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, वायुदाब की पेटियों का ऋतुवत परिवर्तन। अब ऋतुवत परिवर्तन क्या होता है, वायुदाब की पेटियों का प्रयुक्त वितरण सदैव एक सा नहीं है। सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन की स्थितियां, स्थल एवं जल के स्वभाव में अंतर आदि कारकों के कारण वायुदाब में दैनिक तथा वार्षिक परिवर्तन होते रहते हैं। गर्मियों में जब सूरज उत्तरी गोलार्ध में होता है तो ये पेटियां औसत स्थिति से 5 डिग्री उत्तर की ओर, एवं सर्दियों में जब सूरज दक्षिणी गोलार्ध में सीधा चमकता है तो ये पेटियां औसतन 5 डिग्री दक्षिण की ओर खिसक जाती हैं। इसकी आदर्श स्थिति केवल 21 मार्च तथा 23 सितंबर को, जब सूरज विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है तो वायुदाब की पेटियों का खिसकाव के कारण विषुवत रेखा 5 डिग्री अक्षांश के स्थान पर 0 से 10 डिग्री अक्षांश के मध्य ऋतु के अनुसार उत्तरी तथा दक्षिण गोलार्ध में स्थिति हो जाती है। इसी कारण उपोषण पेटी 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के स्थान पर 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य, जबकि ध्रुवीय पेटी 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के स्थान पर 60 से 70 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। ध्रुवीय प्रदेशों में, विशेषकर उत्तरी ध्रुव प्रदेश में महाद्वीपीय विस्तार के कारण इसका अधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यहाँ ग्रीष्म काल में ध्रुवीय पेटी बहुत संक्रिय हो जाती है। दक्षिणी गोलार्ध में भूखंड के संक्रिय होने के महासागरीय विस्तार के कारण इसमें विशेष परिवर्तन नहीं मिलता है। 13.3। अब देखो दोस्तों, इसको ध्यान से समझ लेना। इसको ध्यान से समझने का मतलब ये है कि हमारा ये पॉइंट ही क्लियर हो जाएगा, है ना। एक सेकंड, यहाँ पर देखना, मैं बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हमसे पूछ लिया जाए तो वो गलत ना हो, है ना। अभी हमने क्या पढ़ा, ये देखो, मान लीजिए कि, मानना क्या, ये पता ही है, ये विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। अब सूरज विचलन कहाँ पर कैसे करता है, इस चीज को समझना है ना। 21 मार्च, कब, 21 मार्च और 23 सितंबर, इन दिनों क्या होता है, सूरज मान लीजिए कि इन अक्षांशों के मध्य विचलन करता है। सूरज का जो सूर्य का प्रकाश है इन अक्षांशों के मध्य विचलन करता है। अब जब सूर्य उत्तरायण होता है ना, उत्तरायण से फिर जब दक्षिणायन सूरज की स्थिति बनती है, उत्तर से जब सूर्य दक्षिण की तरफ जाता है तो यहाँ पर जाते जाते देखिए कि यहाँ से सूरज का प्रकाश इस तरफ जा रहा है ना, इस तरफ। जब ये भूमध्य रेखा पर, बिल्कुल भूमध्य रेखा पर जब सूरज का प्रकाश सीधा पड़ता है, जब कब पड़ता है ये, जब सूरज उत्तर से दक्षिण की तरफ जाता है, सूरज नहीं जाता,
पृथ्वी जाती है, पृथ्वी उत्तर की तरफ आती है तो मतलब सूरज का प्रकाश इस तरफ जाता है ना। अब उत्तरी गोलार्ध से दक्षिण गोलार्ध की तरफ यानी कि सूरज का उत्तरायण से दक्षिणायन होना, तब जब सूर्य का प्रकाश बिल्कुल विषुवत रेखा के ऊपर चमकता है, लंबवत चमकता है, तो ये दिन कौन सा होता है? 23 सितंबर। अब उसके बाद में जब सूर्य विचलन करते हुए दक्षिणायन यानी मकर रेखा के ऊपर चमकने लगता है ना। मकर रेखा के ऊपर जब सूर्य चमकने लगता है, यह स्थिति कब होती है? लंबवत चमकता है ना यहाँ पर मकर रेखा पर, यह स्थिति कब होती है? 22 दिसंबर। कब होती है? 22 दिसंबर। तो उसके बाद में जब वापिस सूर्य उत्तरायण होता है, दक्षिणायन तो हो गया, दक्षिणायन के बाद में वापिस उत्तरायण होता है ना, तो जब विषुवत रेखा पर वापिस चमकता है, यह दिन कौन सा होता है? 21 मार्च। कौन सा होता है? 21 मार्च। इसके बाद में वापस सूर्य उत्तरायण होता है यानी कर्क रेखा के ऊपर लंबवत चमकता है ना, तो उस समय वह दिन कौन सा होता है? 21 जून। जब सूर्य मकर रेखा के कर्क रेखा के ऊपर लंबवत चमकता है, वह कौन सा दिन होता है? 21 जून। इस बात को विशेष रूप से समझने की आवश्यकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है। एक बार अगर ढंग से समझ लिया तो मान लीजिए कि अपना ये ज़िंदगी भर का जो रोज़ रोज़ का रोना है ना, वो एकदम क्लियर हो जाएगा, है ना। इस बात को थोड़ा कंफर्म कर लेना, 21 जून ही होता है मेरे ख्याल से। हाँ, तो 21 जून का ही दिन होता है। तो ये मैंने आपको 4 प्रकार की स्थितियाँ बताई, चारों के बारे में एक बार थोड़े से मोटे मोटे रूप में आपको समझा लेता हूँ। जब सूर्य विषुवत रेखा पर चमकता है, जब सूर्य विषुवत रेखा पर सूर्य प्रकाश बिल्कुल सीधा पड़ता है, तो यह 2 बार आता है साल के अंदर। एक तो होता है 21 मार्च, ठीक है, और एक होता है 23 सितंबर, ठीक है। और इसके बाद में हमने देखा कि कर्क रेखा पर जब सूर्य चमकता है और फिर मकर रेखा पर सूर्य चमकता है। जब कर्क रेखा पर चमकता है तब क्या होता है? कौन सा दिन होता है? 21 जून, जब बिल्कुल सीधा चमकता है ना, कर्क रेखा के सूर्य का प्रकाश बिल्कुल सीधा पड़ता है वह। हाँ दोस्तों, अपन बात कर रहे थे कि जो 4 प्रकार की स्थितियाँ बनती है उसके बारे में मोटे मोटे रूप में समझ लेना है, समय ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है। देखिए, जब सूरज विषुवत रेखा पर पड़ता है, जब सूर्य प्रकाश विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ता है, यानी ये विषुवत रेखा यहाँ पर लंबवत पड़ता है, एक तो ये तब दिन कौन सा होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर। जब सूर्य इस मकर रेखा के ऊपर लंबवत पड़ता है सूरज का प्रकाश, तब दिन कौन सा होता है? 21 जून। 21 जून, ठीक है। और जब कर्क रेखा, ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा, जब मकर रेखा पर सूरज का प्रकाश लंबवत पड़ता है तब दिन कौन सा होता है? 22 दिसंबर। एक बार इस कॉन्सेप्ट को ढंग से समझ लिया तो देखिए कि रटने से कुछ नहीं होता, आप कितना भी रटा लगा लो, हो सकता है रटने से प्रश्न गलत हो जाता है, लेकिन जो हम कॉन्सेप्ट को समझकर आगे बढ़ेंगे तो एक बार हमारा समय थोड़ा जरूर वेस्ट होगा, लेकिन वो समय वेस्ट मत समझो, उसको समय इन्वेस्ट समझो, है ना। तो ये 4 प्रकार की स्थितियाँ बनती है। इन 4 प्रकार की स्थितियों को ढंग से मैंने समझा दिया है और मुझे उम्मीद है कि आपको बेहतर तरीके से समझ में भी आ गया होगा। और अब नेक्स्ट जल्दी से इस टॉपिक को पढ़ते हैं और टॉपिक को कवर करते हुए अपन अंत में जाते हैं। अब देखिए, मेन चीज़ यहाँ पर लिखी है कि पास्कल ने सर्वप्रथम बताया। पास्कल ने सर्वप्रथम क्या बताया, इसको चीज़ को देखते हैं। वायुमंडल में ऊंचाई के साथ वायुदाब कम होता है। वायुमंडल में ऊंचाई के साथ, ये तो हमने पहले भी पढ़ा था कि वायुमंडल में ऊंचाई के साथ वायु दाब कम होता है। वायुमंडल की निचली परतों का घनत्व अधिक होता है क्योंकि यहाँ पर ऊपर की वायु का दबाव पड़ता है। अब देखिए, ये धरातल है और धरातल के आसपास यहाँ पर वायु दाब का जो घनत्व है, यानी कि वायु दाब का जो प्रेशर है वो बहुत अधिक होगा। और वायुमंडल में, यहाँ पर वायुमंडल है और यहाँ पर वायु का जो प्रेशर बहुत कम होगा, क्योंकि ऊपरी जो वायुमंडल है, ऊपरी वायु का प्रेशर है वो नीचे वाली जो वायु होती है ना धरातल के आसपास, यहाँ पर दबाव डालती है। इसी कारण यहाँ पर क्या होता है? उच्च वायु दाब की स्थिति पैदा होती है ना। और वायुमंडल में क्या होती है? निम्न वायु दाब की स्थिति पैदा होती है। ध्यान रखना, इसमें अभी हम यही पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर उच्च वायु दाब का क्योंकि यहाँ ऊपर की वायु का दबाव पड़ता है, इसके परिणाम स्वरूप वायुमंडल की निचली परतों की हवा का घनत्व दोनों अधिक होते हैं।
हवा का घनत्व भी अधिक होता है और वायु दाब यानी अधिक होता है। इसके विपरीत ऊपरी परतों की वायु कम दबी होती है, अतः उसके घनत्व और दाब दोनों कम होते हैं, इसलिए ऊंचाई के साथ वायु दाब हमेशा घटता जाता है, लेकिन इसके घटने की दर हमेशा एक समान नहीं होती। तो इनकी जो ऊपर की तरफ वायुमंडल में जाते हैं वायु दाब कम होता है तो इसकी दर एक समान नहीं होती, लेकिन इसके घटने की दर हमेशा एक समान नहीं होती। यह वायु के घनत्व, तापमान, जलवाष्प की मात्रा तथा पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पर निर्भर होती है। इन कारणों से परिवर्तनशील होने के कारण ऊंचाई और वायुदाब के बीच कोई सीधा अनुपातिक संबंध नहीं होता। फिर भी सामान्य रूप से एक क्षोभ मंडल में वायुदाब घटने की औसत दर प्रति 300 मीटर की ऊंचाई पर लगभग 34 मिलीबार होती है। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। ये देखिए 300 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो वायुदाब कितना मतलब उसका कितना एवरेज फर्क पड़ता है, 34 मिलीबार। अधिक ऊंचाई पर गैसें तेजी से विरल और हल्की होती है। ये मैंने अभी आपको समझा दिया एक डायग्राम के माध्यम से। परिणाम स्वरूप वायुदाब अत्यधिक कम हो जाता है। इसीलिए मनुष्य ऊंची पर्वत चोटियों पर चढ़ते समय ऑक्सीजन के सिलेंडर ही लेकर चढ़ रहा है मनुष्य। अभी तक मैंने पहले भी पढ़ा था और लास्ट में भी हमने इस टॉपिक को जब कवर कर रहे हैं तो इसके एंड में भी यही चीज़ आई है। तो ये मैंने बात पहले भी आपको समझा दी थी और इस डायग्राम के माध्यम से हमने पढ़ा। नेक्स्ट अपना टॉपिक है पवने। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको बेहतर तरीके से मैंने प्रयास किया, समझ में आ गया होगा। और यदि कोई किसी प्रकार की कोई कमी है, कोई त्रुटि रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और वीडियो कैसा लगा ये भी बताना। ये हमने जो टॉपिक कवर किया है ये टॉपिक आपको मिलेगा RBSE यानी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 11th क्लास की भूगोल जो विषय है उसका 13वां चैप्टर है ना। तो ये अपना टॉपिक रीड के अंदर लगा हुआ है, न्यू टॉपिक है। इसको आप बढ़िया तरीके से समझ लेना। एक बार बढ़िया ढंग से समझ गए, पढ़ना तो आपको अपने हिसाब से बुक से ही है, इसी बुक से पढ़ो चाहे छठी क्लास की बुक से पढ़ो, लेकिन समझने के लिए मैंने ये वीडियो पोस्ट किया, आपके लिए थोड़ा अपना समय दिया ताकि मेरा कोई भी विद्यार्थी, कोई भी स्टूडेंट कल को आने वाले समय में ये ना कहे कि हम उजाला ग्रुप में थे और उसके बावजूद भी हमें कोई बहुत सारी चीज़ें थी जो हमारे समझ में नहीं आई। तो जो चीज़ हमें बढ़िया तरीके से एकदम कॉन्सेप्ट के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं उनको हमने अपना कीमती समय दिया है। इस समय का महत्व को आप अपने भविष्य के लिए सही रूप से इन्वेस्ट करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।